नमस्कार, हॉर्मिट टीवी भारत में आपके स्वागत है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। पंचायत राज के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव तय समय पर ही कराए जाएंगे और 15 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि समाज में फैल रही भ्रांतियों के लिए एसआईआर को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार गांव के विकास के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। प्रदेश के 56,691 गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की योजना है, जिसमें पहले चरण में 12,000 गांव में लाइब्रेरी निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सरकार ने अब तक 32 बरामद भारत घरों का निर्माण कराया गया है और जून तक 112 घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री ने दावा किया है कि सरकार की योजनाओं का पैसा सीधे गरीबों के खातों में पहुंच रहा है, जिससे दलालों की भूमिका खत्म हो गई है और प्रदेश में कानून का राज कायम है। और आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के रहुवार भंडोली गांव में मंत्री ने ग्रामीणों और पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चाय पर चर्चा भी की। सभा के बैदौली रहुवार में आए हुए हैं। सीमा भारती आपकी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, क्या कुछ कहना है उसके बाद? देखिए, सीमा जी पार्टी ज्वाइन की, उन्होंने पार्टी के नेताओं से कहा कि नेता को क्या आप नेता हमारे घर आ सकते हैं, इनको विश्वास दिलाने के लिए कि नेता किसी के भी घर जा सकते हैं। तो उसी कड़ी में हम लोग टी पार्टी में आए हैं चाय पीने के लिए। सर, क्या पंचायत चुनाव पूरा समय से देखिए, पंचायत चुनाव पे जो भ्रांति है सबको, मतपत्र छप करके जिले पर 75 जिले में पहुंच गए। 15 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन होने जा रहा है। जो भ्रांति है उसका भ्रांति का कारण है एसआईआर, बोर्ड की परीक्षा और जनगणना। इसको लेकर के लोग भ्रम में। जनगणना होगी तो वही तो कह रहा हूँ। अब चुनाव के लिए मतपत्र छप गए हैं, वोटर लिस्ट का प्रकाशन हो रहा है, अब क्या चाहिए? सर, अभी आपके ही पार्टी के और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है सोशल मीडिया पर और पेपर पत्रिकाओं में कि पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस है, कुछ भी हो सकता है। आपका दावा है कि समय से होगा। भाई, जो मुझे जो जानकारी है हमको, हम वही बता रहे हैं। एक चीज़ ये है कि जो जन प्रमाण पत्र जो ब्लॉक गाँव में सचिवालय बनाया गया, वहाँ से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 6-6 महीना लोगों को ब्लॉक से लेकर के और तहसील तक दौड़ना पड़ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, गांव में पंचायत सहायक हमारा नियुक्त, आप वहाँ पंजीयन करा दीजिए और आगे जो दुर्गति समस्या जो पैदा हो रही है, जैसे आप बता रहे हैं कितने टाइम लग रहा है, उसके निदान के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि ये कब मानक बनने जा रहा है कि आपने पंजीकरण कराया तो ये 15 दिन या 20 दिन के अंदर। लापरवाही कहाँ से हो रही है? अब लापरवाही अधिकारियों की तरफ से होगी, तो वो लापरवाही न हो, सिर्फ समय सीमा तय करने जा रही है सरकार। इस समय पर ये चीज़ें इनको क्या अधिकारियों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है? अगर हम समय सीमा तय कर दे तो अधिकारी अपने आप कमांड में हो जाएंगे। सर, पंचायती राज के मंत्री आप हैं, कैबिनेट, आपके विभाग द्वारा सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं आम जनमानस को चलाई जा रही है? आम जनमानस के लिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि डिजिटल लाइब्रेरी 57,691 गाँव में बनाने की योजना 12,000 पहले चरण में होने जा रहा है। काम चालू है। हर गांव में जो 12,000 गांव चयनित हैं वहाँ काम चालू हो गया है। दूसरा है, हम बारात घर बनाने जा रहे हैं। पहले चरण में हम लोगों ने 32 बारात घर बनाया, अब 100 बारात घर बनाने जा रहे हैं। इसी गर्मी के पहले, मतलब जून के पहले ये काम पूरा हो जाना है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में हर ब्लॉक में 3 से 4 जिस तरह के ब्लॉक का सिचुएशन है, कहीं छोटा ब्लॉक है कहीं बड़ा ब्लॉक है, उस हिसाब से हम लोग बारात घर बना करके जो गरीबों की दिक्कत होती है, शादी विवाह में जाते हैं तो जो बुक करते हैं मैरिज लॉन तो महंगा मिलता है, तो सस्ते रेट पर इनको गांव में ही उपलब्ध हो जाए, या पंचायत को उपलब्ध हो जाए।
इस तरह की व्यवस्था सरकार की तरफ से। दूसरा, जो बीच में बिचौलिए थे, सरकार ने वो काम किया कि जो बिचौलिए थे बीच के, जिसको लीकेज कहते हैं, उस लीकेज को फेविकोल लगा के साट दिया। अब सीधे जो है सरकार के खाते से पेंशन सीधे लाभार्थी के खाते में, किसान सम्मान निधि सीधे सरकार के खाते से किसान के खाते में। बीच में जो बिचौलिया थे वो खत्म कर दिया सरकार ने। प्रदेश में जो दंगे होते थे उस पर सरकार ने अंकुश लगा दिया। अब प्रदेश में कानून का राज। सर, आपके द्वारा कहा गया है कि आजमगढ़ सत्ता का गढ़ माना जाता है, इसको गढ़ को तोड़ा जाएगा। सत्ता कहती है गढ़ टूटने वाला नहीं है, कैसे तोड़ेंगे आप? देखिए, अभी तो 22 तारीख की खबर आपको होगी। महसूस किया होगा कि वो लोग समाजवादी पार्टी के लोग नहीं थे जो आए थे, इसी आजमगढ़ से थे, 10 विधानसभा से। एक शुरुआत हमने किया और आपको ज़्यादा नहीं, 2 महीने के बाद आप खुद महसूस करने लगेंगे कि नहीं, जो ओम प्रकाश राजभर कहे वो सही कर रहे हैं। सर, शिक्षा के लिए लाइब्रेरी तो खुले, लेकिन सर शिक्षक जो है विद्यालय समय से नहीं कहीं पहुँचते हैं। अब देखा, कुल बीमारी 1 दिन में न ठीक हुई। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल के डीएसपी कुलदीप कुमार अहलावत की एक विवादित टिप्पणी को लेकर मामला गर्मा गया है। बताया जा रहा है कि ईरान और वहां के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई की शहादत को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर की गई टिप्पणी के बाद विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले पर अखिल भारतीय शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूफ अब्बास ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने डीएसपी की टिप्पणी की आलोचना करते हुए इसे आपत्तिजनक बताया और मामले में कार्रवाई की मांग की है। और लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए मौलाना यासूफ अब्बास ने कहा है कि इस तरह के बयान सामाजिक माहौल को खराब कर सकते हैं और जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारियों को संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। संभल के सीओ ने जिस तरीके से ईरान और आयतुल्ला खामनाई को लेके पीस कमेटी की मीटिंग में वर्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और एक जिम्मेदार पद के पर बैठकर सीओ संभल ने जिस तरीके से बदतमीजी की है, मैंने इस सिलसिले में बाकायदा A2DG लॉ एंड ऑर्डर से टेलीफोन पर बात की है, उनको फ़ौरन वहाँ से हटाने की और कार्रवाई करने की मांग की है। इसलिए कि अगर से वेटिकन में पोप को कुछ हो जाता है तो पूरे ईसाई निकल के गम मनाएंगे, अगर शंकराचार्य को कुछ हो जाता है तो पूरी दुनिया में सारे हिंदू गम मनाएंगे। इसी तरीके से हमारे मजहबी रहनुमा आयतुल्ला खामनाई साहब को बेरहमी से शहीद कर दिया गया तो पूरे मुल्क में उनका गम मनाया जा रहा है। उसको लेके बदतमीजी कर रहा है सीओ संभल पूरी तरीके से। ये नया मिस्टर कुलदीप सीओ संभल, इससे पहले अनुज थे, वो गदा लेके चल रहे थे, वो भी मुसलमानों को थ्रेट कर रहे थे, ये भी मुसलमानों को थ्रेट कर रहे हैं। लिहाजा आज मैंने A2DG लॉ एंड ऑर्डर से और DGP साहब से बात की है और ज़रूर इसके ऊपर कार्रवाई कराए बगैर मैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड खामोश नहीं रहने वाला। पुलिस का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, ना कि पुलिस का काम है कि थ्रेट करके माहौल को ख़राब करे। ये तो पुलिस पूरी तरीके से माहौल ख़राब करेगी। आज लखनऊ में किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल राजनाथ सिंह से मिला। यहां मुलाकात LDA नैमिष नगर योजना के मुद्दों को लेकर हुई। किसानों की तरफ से यहां प्रतिनिधिमंडल MLA योगेश शुक्ला के नेतृत्व में आया। किसानों ने अपने मुआवजे में असमानता का मुद्दा उठाया और कहा है कि एक ही योजना में अलग अलग मुआवजे दिए जा रहे हैं, जिससे वे नाराज है। रक्षा मंत्री ने किसानों से बातचीत की और उन्हें समाधान का भरोसा दिया और अधिकारियों का कहना है कि यह मामला जल्द ही हल करने की प्रतिक्रिया में है। कानपुर से बड़ी खबर सामने आई है। इटवा कानपुर हाईवे पर एक डबल डेकर टूरिस्ट बस और ट्रक की टक्कर हो गई है। यह बस नासिक से अयोध्या होते हुए नेपाल जा रही थी। बस में कुल 57 यात्री सवार थे और हादसे में तुरंत बाद फायर स्टेशन
की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। फायर कर्मियों ने बस की खिड़कियों तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला और इस दर्दनाक हादसे में 15 यात्री घायल हुए हैं और जिनमें से 4 की स्थिति गंभीर है और एक यात्री की मौत हो गई है। सभी घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी गई है और यहां हादसे पनकी थाना क्षेत्र में हुआ। ये एक्सीडेंट सुबह सुबह हमें सीएमओ कानपुर द्वारा सूचित किया गया था कि पनकी के पास में ये बस का एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद से जो है हमारे पास अभी तक लगभग 46 मरीज आ चुके हैं एक्सीडेंट से पीड़ित, जिसमें कि महिलाएं और पुरुष दोनों ही हैं। महिलाओं की संख्या कुछ अधिक है। ये सब अयोध्या जा रहे थे और एक व्यक्ति हमारे पास में ब्रॉड डेड आया है। इलाज के लिए यहाँ पर उसी समय सारे विभागों जैसे कि सर्जरी हो गया, ऑर्थोपेडिक्स एंड न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर्स को, उनके हेड्स को जो है अलर्ट कर दिया गया था और वहाँ पर उनकी एक्स्ट्रा टीम और हमारी जो मेडिसिन की जो हमेशा इस तरह की मास कैजुअलिटी को देखने के लिए रहती है अरेंजमेंट, वो सारी व्यवस्था एक्टिवेट कर दी गई थी और उस तरह से मैनेजमेंट हो रहा है। अभी प्रथम दृष्टया कहना बहुत संभव नहीं है, लेकिन मल्टीपल फ्रैक्चर्स, कुछ हेड इंजरीज के पेशेंट हैं हमारे जिनको कि हम सीरियस की कैटेगरी में रखेंगे। प्लस ये श्रद्धालु जो है ज़्यादातर अधिक उम्र के हैं, तो वो एक अधिक उम्र का होना भी एक ऐसा फैक्टर है जिसमें कि रिकवरी में हमें डिले होता है। थाना क्षेत्र पनकी में इंडस्ट्रियल एरिया चौकी अंतर्गत एक एक्सीडेंट होता है जिसमें एक बस जो कि नासिक से आ रही थी, ये खड़े ट्रक से टकरा जाती है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तत्काल वहाँ पुलिस मौके पर पहुँचती है। जो अन्य घायल उसमें यात्री थे उनको वहाँ से निकाला जाता है और उपचार हेतु इनको रेफर किया जाता है। यहाँ पर हॉस्पिटल में अभी जो घायल यात्री है उनका इलाज चल रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब सीधे आम आदमी की रसोई तक पहुंचने लगा है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती जंग की आग ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिला दिया है और इसका असर भारत में एलपीजी की सप्लाई और कीमतों पर दिखाई देने लगा है। लोग एक एक सिलेंडर के लिए लाइन में घंटों खड़े रहे हैं। सोशल मीडिया पर लेकर सड़कों तक हर तरफ गैस की किल्लत की खबरें सुर्खियों बन रही है। शहरों और कस्बे में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लगी हुई है और कॉमर्शियल गैस की किल्लत और बढ़ती कीमतों के कारण छोटे होटल और डब्बे बंद होने की कगार पर है। वही सामने ईद का बड़ा त्यौहार और लेकिन गृहिणियों की चिंता गैस की मौजूदा किल्लत के बढ़ा दी है और हमीरपुर जिले के मदहा कोतवाली कस्बे में सुबह से ही लोग लाइनें खड़े हैं और सिलेंडर की किल्लत के चलते लोग डर रहे हैं कि अगर सप्लाई बहाल नहीं हुई तो त्यौहार का जायका ठंडा पड़ सकता है। बूझकर ज़्यादा समस्या है गैस की। 15 दिनों से परेशान है हम लोग। गैस भी नहीं मिल पा रही। सुबह 6 बजे से खाना पानी भी नहीं हुआ, ऐसे खड़े हैं। और सबसे ज्यादा अवस्था फैला है देने वाले कर्मचारी, इनकी अवस्था फैलाते हैं। उठा के झोला चले देते हैं वहाँ ठेला के पास। हमारी आए हैं तो डायरी जमा करी, बार बार निकाल देते हैं, बार बार अलग अलग डायरी फेंक देते हैं। फिर इसके बाद लाइन में खड़े सुबह से अभी तक गैस नहीं मिली है। और होम डिलीवरी है हमारी। होम डिलीवरी में कहते हैं वो नंबर ले आओ, नंबर दिखा रहे हैं तब भी नहीं गैस दे रहे हैं। परेशान है। आगे की भीड़ पाछे हो जाती है, पाछे की भीड़ आगे हो जाती है। सब जो रमजान शरीफ में इस वक्त जो है ज़्यादा गैस की ज़रूरत पड़ती है, ये जानबूझकर ब्लैकमेलिंग करवाते हैं। वरना अगर ये होम डिलीवरी करे तो ये समस्या बिल्कुल नहीं आए। धूप में खड़ा करवा के रोजदारों को वहाँ धूप में मीरा तालाब बुलाते हैं, वहाँ पे धूप में खुली धूप में जो है सिलेंडर बांटते हैं, जो रोजदारों के लिए बहुत ही जो है तकलीफ की बात है। इसमें प्रशासन ने हमसे वादा किया है कि आगे से इस तरीके से नहीं होगा, होम डिलीवरी हो ताकि उत्तर प्रदेश में अब चाइनीज मंजा और सिंथेटिक शीशा चढ़ी नायलॉन पतंग डोरी पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बाबत अमिताभ
यास ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश में इस प्रकार के पतंग दौरी के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर रोक है और साथ ही उन्होंने व्यापारियों से अपील की है कि वे इसका निर्माण और बिक्री ना करें और आमजन से अनुरोध किया कि इसका उपयोग ना करें और पुलिस इस दिशा में लगातार अभियान चला रही है ताकि किसी को भी इसका नुकसान न पहुंचे। चाइनीज मांझा, सिंथेटिक और सीसा चढ़ी नायलॉन पतंग डोरी एक गंभीर खतरा बन चुकी है। इसके कारण प्रदेश में कई पशु पक्षी गंभीर रूप से घायल हुए हैं एवं जनहानि भी हुई है। यह पतंग की डोर कभी कभी किसी परिवार के लिए जीवन भर का दुख बन जाती है। मानव जीवन, पशु पक्षियों और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में ऐसे मांझे का निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है और इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई लगातार की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय, एनजीटी, उत्तर प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुपालन में पूरे प्रदेश में एक विशेष अभियान चलाया गया है। सभी पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रतिबंध का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मैं प्रदेश के सभी व्यापारियों से आग्रह करता हूं कि ऐसे प्रतिबंधित मांझे का निर्माण, भंडारण या बिक्री न करें। साथ ही मैं जन सामान्य से भी अपील करता हूं कि इस प्रकार के मांझे का उपयोग बिल्कुल न करें। याद रखिए, आज किसी और को चोट लगी है, तब इसका शिकार आप स्वयं या आपका कोई प्रियजन भी हो सकता है। यदि कहीं भी ऐसे मांझे का निर्माण, भंडारण या बिक्री या उपयोग की जानकारी मिले तो जनहित में तुरंत यूपी 112 पर सूचना दें। आपकी एक सूचना कई जिंदगियां बचा सकती है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। बलिया के विजयपुर पूर्वांचल हॉस्पिटल को पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील कर दिया है। मामला उस समय उजागर हुआ जब एक प्रसूता महिला और उसके जुड़वा नवजात शिशुओं की मौत के बाद उनके शव हॉस्पिटल के टॉयलेट में छिपाकर रखे जाने का आरोप सामने आया। इस मामले में डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और रामपुर बोहा आंखर गांव की रहने वाली प्रसूता महिला इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। इलाज के दौरान महिला और उसके जुड़वा नवजात शिशुओं की मौत हो गई और जब पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर ने दावा किया कि नवजात शिशुओं को परिजनों को सौंप दिया गया है, लेकिन यह झूठ निकला और परिजनों और लोगों के हंगामा के बाद जब जांच की गई तो टॉयलेट से दोनों नवजात शिशुओं के शव बरामद हुए। इस घटना ने इलाके में भारी आक्रोश फैला दिया है और पुलिस ने हॉस्पिटल को सील कर दिया है और आरोपी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब सवाल यह उठ रहा है कि ऐसे डॉक्टरों के हाथों मरीजों की जान कब तक जाती रहेगी और क्या सिर्फ हॉस्पिटल सील करने से ही कार्रवाई पूरी मानी जाएगी। आए थे यहाँ पे ये लोग कह करके और गलत ऑपरेशन करके तो ये लोग मार दिए। कहाँ पे? यहीं पे पूर्वांचल अस्पताल है, चंद्रशेखर सिंह का अस्पताल है। तो क्या हुआ था, कैसे लाए थे यहाँ पे? यहाँ पे डिलीवरी का केस था, दीदी को डबल लड़के थे उसमें, तो ये बोले ये लोग कि हम कर लेंगे, सब कुछ कर देंगे, सब नॉर्मल है और बीपी इनका लो था, उसमें ऑपरेशन ये लोग करके और और यहाँ की प्रशासन है वो बोल रही है ये यहाँ के जो डॉक्टर है वो बोल रहे हैं कि करिए ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं होगा, चलिए कुछ मैनेज कर लो। ये लोग मैनेज करवा रहे हैं, बलिया के किसी भी ऐसे कितने लोगों को कर रहे हैं, ये लोग मैनेज करवा रहे हैं, ये लोग मैनेज करवा रहे हैं। तुम और यहाँ की प्रशासन भी आई है तो बोलिए कि यहाँ से डेड बॉडी हटाइए। हम लोग डेड बॉडी तब तक नहीं ले जाएंगे जब तक यहाँ की लोगों की गिरफ्तारी न हो। जी, ये कैसे लाए थे यहाँ पे? कब लाए? किसके कहने पे लाए थे यहाँ? आशा वो के कहने पर और वो बोली कि वो अच्छा। कहाँ से लाए थे आशा? वो कहाँ से लाए हैं? ये रामपुर वहाँ के रहने वाले।
क्या नाम था रासा का? किसका? माया माया नाम है। माया नाम था। अच्छा, आपका नाम क्या है? अंकित यादव। कहाँ के रहने वाले? अखाल की मेरी दीदी थी। अच्छा, ये बाबू ये बताओ कि क्या भाई कब आए थे यहाँ पे पूर्वांचल हॉस्पिटल में? ये सुबह में आए थे लोग, ये लोग 10 बजे तक ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद ये लोग 12 बजे रेफर कर दिए। लोग बोले कि चल जाओ, ले जाओ, हार्ट आ रहा है, सही हो जाएगा, उतर जाएंगे, यहाँ से ले जाओगे रिफर हो जाएगा। तो अपने एम्बुलेंस से यहाँ से ले गए ये लोग, यहाँ से हटा दिए, यहाँ यहीं पर रूम है। अच्छा, ये मरीज कब भर्ती हुई थी और किस तरीके का ट्रीटमेंट हुआ था? तो जुड़वा बच्चे थे उसके पेट में? नहीं, जुड़वा बच्चे थे ना, जुड़वा बच्चे थे उसके पेट में। तो डिलीवरी तो हुई थी यहाँ पे, यहाँ डिलीवरी हुई थी ना? उल्टा पल्टा बात कर रहे हैं आप, पूरा रॉन्ग बात कर रहे हैं। भी आप मतलब परिवार का ये कहना है कि डिलीवरी यहाँ पे हुई थी उसकी। अस्पताल पे दिख रहे, क्या मामला हुआ है? अभी हमें पता चला फोन के द्वारा कि हमारे विधानसभा नगर बलिया में रामपुर बोहा निवासी सोनू यादव की पत्नी की डिलीवरी वो लेकर के यहाँ आए थे। किस हॉस्पिटल? जाना तो उनको सदर हॉस्पिटल में था, महिला में, लेकिन कोई दलाल के माध्यम से वजह से हो यहाँ लेकर के चले पूर्वांचल में। यहाँ डॉक्टर है चंद्रशेखर। हम लोगों को जानकारी होता तो यहाँ नहीं आने देता, क्योंकि यहाँ आए दिन घटना घटती है। सामान्य डिलीवरी था, उसके बाद यहाँ बच्चा मर गया। बच्चा मरने के बाद वो औरत भी यही मर गई थी। लेकिन जो उन लोगों का कथन है तो वो जानबूझ करके रेफर किए मऊ के लिए। मऊ जाने पर पता चला कि ये रास्ते में ही खत्म हो गई। वो ला करके यहाँ लोग रखते हैं। यहाँ हमेशा दुर्व्यवस्था है। दलाल पकड़ करके जो भी है यहाँ लाते हैं और भर्ती करा करके भगवान भरोसे जो बच जाते हैं वो तो घर चले जाते हैं। लेकिन जो नहीं बच पाते, थोड़ा भी उनका क्रिटिकल पोजीशन होता है, वो लोग नहीं बच पाते हैं। अभी 2 महीना पहले भी यहाँ बवाल हुआ था, 3 महीना 4 महीना पहले भी बवाल हुआ था। ऐसे में मैं जिला प्रशासन से मांग करूंगा कि ऐसे डॉक्टर, ऐसे व्यवस्था, ऐसे नर्सिंग होम को तो तत्काल सीज कर देना चाहिए, उसका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। लेकिन जिला प्रशासन और सीएमओ किस आधार पर ऐसे अस्पताल, ऐसी नर्सिंग होम चला रहे हैं जहाँ जीवन का कोई मूल्य नहीं है। आए दिन मरीज मरते हैं और जच्चा बच्चा दोनों कोई बचता नहीं है। तो ऐसे में हम प्रशासन से मांग करेंगे कि इनका लाइसेंस रद्द हो जाना चाहिए और इनको प्रैक्टिस करने का, नर्सिंग होम चलाने का कोई अधिकार नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए होम टीवी भारत के साथ।